हेलो हेलो। सुन पा रहे हो? खा भी रहे हो? चलो खा लो आराम से करो। खाते खाते नेक्स्ट टॉपिक लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल। फ्लूइड का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। तो समझते हैं बर्नौली प्रिंसिपल होता क्या। देखो किसी भी फ्लूइड्स, किसी भी पाइप से अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जैसे एक पाइप है, इस पॉइंट को 1 बोलना, यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2। ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। अब हो क्या रहा है ना कि फ्लूइड जब ऐसे फ्लो कर रहा है, फ्लूइड क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो जैसे जैसे फ्लूइड आगे की तरफ फ्लो होता है उसका प्रेशर कमता है। फ्लूइड जब फ्लो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ये बताया बर्नौली ने कि प्रेशर रिड्यूस हो क्यों रहा है। उसने बताया कि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो प्रेशर क्यों रिड्यूस हो रहा है। उसने बोला कि ये जो भी प्रेशर है ना ये काम कर रहा है किस तरीके का, फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में या फिर फ्लूइड को एलिवेशन प्रोवाइड करने में। प्रेशर का क्या काम होता है, प्रेशर इसलिए रिड्यूस होता है क्योंकि जब फ्लो होता है तो दो तरीके काम होता है। एक, फ्लूइड का वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है या फिर जो एलिवेशन है वो इंक्रीज हो सकता है। तो अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है, जैसे इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1, और अगर एक डाटम लाइन ले लो, डाटम से इस पॉइंट का जो एलिवेशन है वो H1 है। सिमिलरली इस पॉइंट पे प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 और जो एलिवेशन है वो Z2 है। ठीक है, तो लिखना है इसमें पहले दिस प्रिंसिपल explained that this principle explained that during flow of fluid this principle explained that during flow of fluid pressure decreases pressure decreases pressure decreases in the direction of pressure decreases in the direction of flow in the direction of flow in the direction of flow because 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 work done by because work done by pressure because work done by pressure is utilized work done by pressure is utilized to change is utilized to change the velocity of to change the velocity of flow to change the velocity of flow or 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 to change the elevation and to change the elevation and to change the elevation of the fluid and to change the elevation of the fluid। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे
वर्क कैसे निकालेंगे कि कितना वर्क कर रहा है प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर के चलते वर्क कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे हो गया रहा ना, फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, मास फ्लो करके जा रहा है। और जब मास फ्लो होता है तो ये ओपन सिस्टम का सिचुएशन आता है। जब भी मास फ्लो होगा तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था मैंने क्लोज सिस्टम के बारे में, जहाँ पे वर्क हम कैसे निकालते थे, वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, याद है किसी को, अरे बोलो, याद है, इंटीग्रेशन पीडीवी। ये क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन निकालते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो सिस्टम है ना, क्लोज नहीं है, मास फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और जब मास फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में जो वर्क डन निकालते हैं, ओपन सिस्टम का वर्क डन निकलता है माइनस वी डी पी। कैसे निकलता है, माइनस वी डी पी से, जहाँ वी क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम, और डीपी है चेंज इन प्रेशर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे करेंगे क्या कि एक छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम लेंगे, उस वॉल्यूम को मूव करवाएंगे फ्रॉम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, और वर्क डन देखेंगे कितना होगा। या फिर हो सकता है केमिस्ट्री में तुमने ओपन सिस्टम वर्क पढ़ा भी होगा, ओपन सिस्टम वर्क। फिजिक्स में तो मैंने बस क्लोज सिस्टम पढ़ाया है। तो क्लोज सिस्टम वर्क के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, ओपन सिस्टम के लिए यूज होता है माइनस वी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक छोटा सा वॉल्यूम को अगर हम मूव करवा करके 2 तक ले जा रहे हैं, 1 से 2 तक, तो प्रेशर कितना वर्क कर रहा है इस फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक है। देखो इसमें जब भी फ्लो होता है ना ओपन सिस्टम में, तो हम कंट्रोल्ड वॉल्यूम लेते हैं, मतलब वॉल्यूम एक पर्टिकुलर छोटा सा वॉल्यूम काट लेते हैं जिसको कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं, और उसको चेंज नहीं करते हैं, उसको कांस्टेंट रखते हैं। तो मान लो यहाँ पे हम एक छोटा सा वॉल्यूम लिया, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंटल वॉल्यूम लिया, उसको कांस्टेंट रखा। तो कांस्टेंट रखोगे उस वॉल्यूम को, अगर कैंसिल आउट इसको ऐसे क्रॉस कर दो ताकि वेलोसिटी से कंफ्यूजन ना हो, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसी पे हमें वर्क डन करना है, तो इसको बाहर ले सकते हैं। तो बचे क्या, इंटीग्रेशन टीपी। और प्रेशर चेंज कहाँ से हो रहा है, P1 से P2 तक, तो फ्रॉम P1 टू P2। और dP का इंटीग्रेशन कितना होता है, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अगर x1 से x2 जा रहे हो तो लिमिट पुट करोगे x1 से x2, तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। और अगर माइनस लगा होगा तो माइनस दिख जाएगा। तो ये वाला टर्म जो है ना, यहां से बाहर निकलेगा v P1 माइनस P2। ये है वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर ठीक है। अब यही जो वर्क होता है ना, ये कंज्यूम होता है, ये इसलिए लगता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ अगर एलिवेशन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है। तो अगर एलिवेशन चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा, नहीं चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है, पॉइंट 1 पे कितना, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 एट पॉइंट 1। काइनेटिक एनर्जी निकलता है हाफ एम वी वन स्क्वायर। अब यहाँ जो मास है ना, मास यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगेन एक छोटा सा कंट्रोल वॉल्यूम काटेंगे, उस कंट्रोल वॉल्यूम को मूव करवा के देखेंगे। जितने पे हम वर्क डन करवा रहे थे प्रेशर के चलते ना, उसी का काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे। कितने पे वर्क डन करवा रहे थे, इस छोटे से वॉल्यूम स्मॉल बी पे, यहाँ रख दो। बी के टर्म में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, रो इनटू बी वी वन स्क्वायर। क्लियर है। और अगर काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 2 पे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी एट
0.2 0.2 पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही अगेन उसी वॉल्यूम पे हम वर्क डन भी निकालेंगे, तो ये वॉल्यूम मूव करके कहाँ चलेगा, यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो ये होगा हाफ रो, जो कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, और वॉल्यूम v पे हम काम कर रहे हैं, तो v इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया दोनों पॉइंट पे। देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। हमने रेफरेंस क्या लिया है, रेफरेंस इधर लिया है, रेफरेंस से h1 हाइट ऊपर है पॉइंट P1 और h2 हाइट ऊपर है पॉइंट P2। अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट 1 का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा Q1, दैट विल बी mgz1, और m को अगेन कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जो कंट्रोल वॉल्यूम हमने काटा था, इंटू जी इंटू h1। आ रही है बात समझ में। पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 2 पे कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2, Q2 इज इक्वल टू mgz2, या फिर रो इंटू वी वॉल्यूम gz। तो 1 से 2 के बीच में प्रेशर ने कितना वर्क डन किया वो कैलकुलेट कर लिए। पॉइंट 1 पे जो कंट्रोल वॉल्यूम लिया था उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लिए। सिमिलरली पॉइंट 2 पर भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लिए। और उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 भी कैलकुलेट कर लिए। बर्नौली ने क्या बोला था, बर्नौली ने बोला था कि जो भी वर्क डन बाय प्रेशर है वो खर्च का हो रहा है, वो खर्च हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में या फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में। एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौली वर्क डन बाय प्रेशर is equal to change in potential energy and change in kinetic energy। जो भी वर्क डन होगा प्रेशर के चलते वो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज और काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। वर्क डन बाई प्रेशर है कितना, अभी हमने कैलकुलेट करा V इंटू P1 माइनस P2। ये बराबर होना चाहिए डेल्टा U। डेल्टा U कहने का मतलब है Q2 माइनस Q1 या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब Ke2 माइनस Ke1। जो भी वैल्यू है उसको पुट कर दो। तो यहाँ से क्या आएगा V इज इक्वल टू या V इंटू P1 माइनस P2 इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी थी बोलो, रो वी जी Z2 माइनस रो वी जी Z1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी V2 स्क्वायर माइनस हाफ
स्क्वायर। जो वॉल्यूम तुमने कंट्रोल वॉल्यूम लिया था ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कंट्रोल वॉल्यूम जो भी हमने लिया था इधर से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। P1 माइनस P2 जो होगा दैट इज इक्वल टू रो जी Z1 माइनस रो जी Z2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। जो भी पॉइंट 1 वाला पोर्शन है उसको एक तरफ ले जाएंगे और पॉइंट 2 वाला जो भी कंपोनेंट है उसको एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से पता चलेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Z1 बराबर होगा, इसको मैंने इसको चेंज कर लो, 2 माइनस 1, ये इधर जाके प्लस होगा, ये इधर जाकर के प्लस होगा। P2 को दूसरे साइड लाओ, P2 को दूसरे साइड लाओगे तो P2 प्लस हाफ रो जी 2 स्क्वायर प्लस रो जी Z2, ये दिखेगा। ठीक है, अब देखो बर्नौली प्रिंसिपल को जब फॉलो किए तो हमें एक इक्वेशन मिला जो बता रहा है प्रेशर एट पॉइंट 1, ठीक है। उसके बाद हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रो जी Z1 इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इज इक्वल टू P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 पर यूनिट वॉल्यूम या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है। तो ये 2 पॉइंट के बीच में उसने देखा, 2 पॉइंट के बीच में पाया कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 और टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, टोटल एनर्जी का मतलब ये प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये सब मिल करके जब भी फ्लो होता है ना, जब फ्लो होगा तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा। एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सा? प्रेशर एनर्जी। फ्लो नहीं होगा प्रेशर एनर्जी नहीं दिखेगा, जब फ्लो नहीं होगा तो प्रेशर एनर्जी नहीं दिखेगा, साथ साथ वी भी नहीं दिखेगा। अगर एलिवेशन है तो एलिवेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी दिख सकता है। तो जब भी फ्लो होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा प्रेशर चेंज होगा, या फिर अगर हाइट एलिवेशन चेंज हो रहा है तो उन सबका रिलेशन कौन किसने बताया? बर्नौली प्रिंसिपल ने बताया। बर्नौली प्रिंसिपल को आगे जब एक्सटेंड करा तो एक इक्वेशन मिला, जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। और ये इक्वेशन बताता क्या है कि प्रेशर एट ईच प्रेशर जो होगा आगे जाओगे तो चेंज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और एनर्जी के टर्म में बात करोगे तो एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ फ्लूइड इज कांस्टेंट। अगर ये पॉइंट 1 का टोटल एनर्जी है, ये पॉइंट 2 के टोटल एनर्जी के बराबर है, वैसे ही कोई और पॉइंट लोगे पॉइंट 3 तो वहां के टोटल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखना है इसके नीचे दिस इज कॉल्ड Bernoulli's equation. This is called Bernoulli's equation. Bernoulli's equation. लिखना। This equation shows that this equation shows that this equation shows that total energy total energy total energy during flow total energy during flow of a fluid during flow of a fluid remains constant remains constant remains constant total energy remains constant total energy consists of
total energy consists of pressure energy, comma kinetic energy, pressure energy, comma kinetic energy, and potential energy, and potential energy, and potential energy. That is P plus half rho v square plus rho gz is equal to constant. जिस पॉइंट का चाहिए उस पॉइंट की वैल्यू यहाँ रख दो. P1 रखोगे, V1 रखोगे, Z1 रखोगे. सिमिलरली P2 रखोगे, V2 रखोगे, Z2 रखोगे. कहीं भी रखोगे उसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी. इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी. पर यूनिट वॉल्यूम. ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इसमें वॉल्यूम से डिवाइड है. पर यूनिट वॉल्यूम. और ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो इस प्रेशर में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो देगा टोटल प्रेशर एनर्जी. अगर इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो देगा टोटल काइनेटिक एनर्जी. इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो देगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी. जो भी टर्म है ना इधर से वॉल्यूम कट गया था, कैंसिल आउट हो गया था, इसलिए यूनिट वॉल्यूम के टर्म में लिखा हुआ. नेक्स्ट लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. जो इक्वेशन आया है बर्नौली का उसके कुछ एप्लीकेशन है, उसके लिए बात करते हैं. पहला एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ इफ्लक्स. स्पीड ऑफ इफ्लक्स. साइंटिस्ट है थोड़ी सीधी करके उन्होंने बताया था कि अगर एक कंटेनर है इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और यहाँ का प्रेशर P है. ठीक है. तो अगर इसमें छोटा सा होल करोगे जैसे फ्लूइड बाहर आएगा. अगर इस कंटेनर में छोटा सा होल करोगे तो फ्लूइड बाहर आएगा. उसने बताया था कि ये जो वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो 1D में फॉर्मूला पढ़े थे वो यूज कर सकते हैं. तो देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं. तो मान लो इस पॉइंट का वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स. जो बाहर आ रहा है फ्लूइड उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है. वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन यूज करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए. ठीक है, जैसे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 लेकर के उधर एक्सप्लेन कर रहे थे, इधर भी 2 पॉइंट चाहिए और उन दोनों पॉइंट को लेकर के हम सोल्व करेंगे. एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे पॉइंट 1 और एक पॉइंट इस पॉइंट पे लेंगे पॉइंट 2, जहाँ की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. बाकी सारी चीजें पता है. पॉइंट 1 एंड 2 लेकर के फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे.
जो कंटेनर है ये ग्राउंड पर रखा हुआ, जो फ्लूइड लेवल है वो कैपिटल एच के बराबर है, जो होल किया गया है वो ग्राउंड से एच ऊपर, सॉरी स्मॉल एच ऊपर है। समझते हैं क्या हो रहा है। देखो ये जो लेयर है ना, इसका कुछ, ये जो लेयर है इसका कुछ एरिया होगा, मान लो एरिया A1 है, और जहाँ होल किए हैं वहां का भी कुछ एरिया होगा A2। जहाँ पे होल किया गया है उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा A2, और ये जो कंटेनर है इसको ऊपर से देखोगे तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा, दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज A1। ठीक, तो जब इधर से फ्लूइड बाहर जाएगा, इधर से फ्लूइड बाहर जाएगा तो ऊपर से फ्लूइड क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। जब इधर से फ्लूइड निकलेगा तो ये जो लेयर है वो टाइम के साथ नीचे जाएगा, तो इस पॉइंट की कुछ वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी v1 एरिया A1, यहाँ की वेलोसिटी v है, अभी v2 कर सकते हो, 0.2 ले रहे हैं तो v2 एरिया A2। तो अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करोगे, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या लिख सकते हो, A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2। आ रही बात समझ में। कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या ले सकते हो, मास फ्लो रेट जो होगा, जो मास यहाँ से बाहर जा रहा होगा वो कहाँ से आएगा, ऊपर वाले लेयर से नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 उसमें वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो v1 का, फिर जो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसमें वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो v2, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन देगा। ये बताएगा A1 और A1 v1 A2 v2 का रिलेशन। ये इक्वेशन जब भी बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करेंगे उसके पहले थोड़ा सा कंटिन्यूटी इक्वेशन से आइडिया लेंगे क्या हो रहा है। अब बात करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल का। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल से जो बर्नौलीज इक्वेशन आता है वो क्या बताता है, प्रेशर एन 1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर होगा किसके, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Z2। ये बर्नौली इक्वेशन है। पॉइंट 1 का प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है। सिमिलरली अगर Z देखोगे, यहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर रेफरेंस लोगे तो Z की जगह पुट कर सकते हो कैपिटल H। तो क्या दिखेगा, P1 प्लस हाफ रो P1 स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल H, ये बराबर किसके होगा, P2। P2 जो है ना, ये जो पॉइंट 2 है ना ये एटमॉस्फेयर से लगा हुआ है। पॉइंट 2 क्या है, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। तो पॉइंट 2 अगर एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है तो P2 जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा P0 के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर बाहर फ्लूइड आ रहा है तो पॉइंट 2 जो है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, तो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होगा तो उस पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसलिए PO प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और रो जी, एलिवेशन ये है H, तुम्हारा काम है इसको बस अरेंज करना। यहाँ दो अननोन है, एक ये और एक ये, तो दो इक्वेशन चाहिए, इसीलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन का जरूरत पड़ा था। अब होता क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा अजम्पशन यूज करते हैं। अजम्पशन क्या है कि जो एरिया है A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2। जो एरिया A1 है ना वो A2 से बहुत ज्यादा बड़ा है। एरिया क्या है, एरिया A1 A2 से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जो वेलोसिटी होगा ना V1 वो V2 से बहुत ही छोटा होगा। ये अजम्पशन है, इसीलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखे थे। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये जो होल कर है ना इसका एरिया
जो कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो ये रिलेशन मिलेगा कि A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2। अगर इससे कंपेयर करोगे तो पता चलेगा वेलोसिटी जो V1 है, इस पॉइंट का वेलोसिटी V2 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। जब बहुत कम है ना, तो इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज V2 इज सॉरी, हाँ 2 को नहीं, इस टर्म को नहीं, 1 को नेग्लेक्ट करेंगे। 1 को नेग्लेक्ट करोगे, क्यों कर रहे हैं कि V2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V1। हर जगह नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, जहां पे ये सिचुएशन कंटिन्यूटी इक्वेशन से जाकर के पूछ लेंगे, अगर ये सिचुएशन हो रहा होगा तो नेग्लेक्ट करेंगे। इफ्लक्स के केस में नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इफ्लक्स एक होल से वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि लेयर का डिक्रीज है वो बहुत ही कम होता है, तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा P1 प्लस रो जी एच P0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी स्मॉल एच। बहुत ही छोटा है इसलिए नेग्लेक्ट कर रहा है, छोटा नहीं होता तो नेग्लेक्ट नहीं करता। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करोगे तो क्या पता चलेगा, हमें निकालना क्या है, V2 निकालना है। V2 कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 माइनस P0 प्लस रो जी एच माइनस स्मॉल एच। सो जो V2 होगा, V2 विल बी रूट ओवर रो जी एच माइनस स्मॉल एच बाई रो प्लस P1 माइनस P0 बाई रो। यहाँ से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। V2 की जो वैल्यू होगी वो होगा रो जी, सॉरी रो तो कैंसिल आउट हो गया, जी एच माइनस एच। 2 वाला टर्म देखो, 2 को भूल गए, 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h माइनस 2 P1 माइनस PU डिवाइडेड बाई, ये है तुम्हारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस है कि व्हेन कंटेनर इज ओपन, व्हेन स्पेशल केस क्या है, व्हेन कंटेनर इज ओपन, ऊपर से कंटेनर खुला हुआ है, बंद नहीं है। जैसे अभी क्या कर रहे थे, एक बंद कंटेनर लिए थे, तो बंद कंटेनर के चलते यहाँ पे प्रेशर P1 आ रहा था। अगर इसको ओपन कर दोगे, ये जो प्रेशर P1 आ रहा था ना, ये P0 के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। वन कंटेनर इज ओपन, P1 इज इक्वल टू P0, और जैसे ही P1 P0 के बराबर होगा, ये टर्म गायब हो जाएगा। सॉरी, ये वाला जो टर्म है वो गायब हो जाएगा। तो अगर वो गायब हो गया तो जो P बचेगा V2, दैट विल बी रूट ओवर 2g h माइनस स्मॉल h। और ये जो फॉर्मूला है, ये फ्री फॉल में जो फॉर्मूला यूज करते थे उसी के तरीके से। फ्री फॉल में फॉर्मूला यूज करते कि अगर हाइट h से किसी बॉल को फेंकोगे तो उसका जो वेलोसिटी होगा ग्राउंड पे रीच करते टाइम, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी,
√2gh, उसी की तरीके से ये फॉर्मूला है। तो V2 जो होगा दैट विल बी 2gh माइनस h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ध्यान रखना कि ये कैपिटल एच क्या है, स्मॉल एच क्या है। कैपिटल एच है जहां तक लेयर था फ्लूइड का, स्मॉल एच का है नीचे से जहां पे ऊपर पे होल किया गया, वो वाली वैल्यू। बर्नौलीज प्रिंसिपल का दूसरा एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर वेंचुरी मीटर होता क्या है पहले लिख लो। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used, it is a device which is used to measure, it is device which is used to measure volume flow rate, volume flow rate, volume flow rate, ब्रैकेट में लिख देना, volume volume flowing through a cross section per unit time। वॉल्यूम फ्लो रेट के सामने ब्रैकेट में लिख देना वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। ब्रैकेट बंद कर लो। तो ये जो डिवाइस है इससे हम पता करते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा किसी भी पाइप के थ्रू। इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू अ पाइप, थ्रू अ पाइप, किसी भी पाइप से कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये पाइप है, ठीक है, इसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है हमें क्या पता है इसका, बस क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है ए, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी नहीं पता। अगर वेलोसिटी पता होता तो आराम से हम वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल देते हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। वॉल्यूम फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इसका मतलब होता है वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू a cross section पर यूनिट टाइम, ठीक है। वॉल्यूम होता क्या, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और इसमें टाइम से डिवाइड करोगे डेल्टा टी से, तो क्या दे देगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया को ऐसे रहने दो, लेंथ जो है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी मिलता है। यानी जो भी तुम्हारा वॉल्यूम फ्लो रेट है Q, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V है वेलोसिटी। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता है, यहाँ पे वेलोसिटी पता रहता, हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे वॉल्यूम फ्लो रेट, लेकिन वेलोसिटी हमें नहीं पता है, उसको मेजर करेंगे, और मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। हो गया। वेंचुरी मीटर का काम क्या होता है ना, वेंचुरी मीटर डिवाइस है जिसका कुछ इस तरीके से शेप होता है।
वेंचुरीमीटर का ये कुछ है नहीं, पाइप था, नॉर्मल चल रहा था और इसमें डिक्रीज हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हुआ, फिर नॉर्मल हो गया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के डिक्रीज होने के चलते क्या है ना, यहाँ की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी बदल जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेक। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं नेक या थ्रोट, थ्रोट बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोट। ये पूरा जो शेप बना हुआ है वेंचुरीमीटर है, और इस वेंचुरीमीटर के ये जो पॉइंट है 1 और ये जो पॉइंट है 2, इस पॉइंट 1 एंड 2 में एक ऐसा यू ट्यूब लगा के रखते हैं। यू ट्यूब, यू शेप का एक ट्यूब होता है, ऐसे लगा कर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे ये ट्यूब लगा के रखते हैं, जिसको बोलते हैं यू ट्यूब। और इसी के अंदर एक फ्लूइड फिल करके रखते हैं। एक फ्लूइड यहां से फ्लो हो रहा और एक दूसरा फ्लूइड इसमें भरा हुआ। ठीक है, और ये जो फ्लूइड होता है, यहाँ जो फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड से हेवी होता है। हेवी इसलिए क्योंकि जैसे वाटर अगर फ्लो हो रहा है तो वाटर कुछ इसमें इंसर्ट होगा, अगर हेवी नहीं होगा तो वाटर फिर इसमें घुस करके इधर से ऐसे फ्लो हो जाएगा। हेवी रहेगा तो वाटर बस यहाँ पे आएगा, इधर से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जैसे अगर मरकरी रख दिए तो मरकरी में वो इंसर्ट नहीं करेगा, मरकरी का डेंसिटी ज्यादा होता है वाटर से, तो ऊपर यहाँ पे आके रुका रहेगा। वैसे इधर इस वाले पोर्शन में इधर भी अगर वाटर आ रहा है तो इधर कुछ हेवी फ्लूइड रखोगे तो हेवी फ्लूइड के चलते वाटर बस यही तक आकर के रुक जाएगा और इधर फ्लो होगा। यूट्यूब से फ्लो नहीं करवाना होता। तो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब अगेन दो पॉइंट है, इस पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इस पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया A2, यहाँ की वेलोसिटी V1, यहाँ का वेलोसिटी V2, इस पॉइंट का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2। अब इस दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट पे बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज कर देंगे, और साथ ही साथ जब भी बर्नौलीज प्रिंसिपल आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन भी यूज करना होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या लिखते हो, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये इक्वेशन 1 है। और यहाँ पे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है V1 और V2 इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरिया 2 और एरिया 1 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कम डिफरेंस है, तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब हमारा काम क्या, चलेंगे बर्नौली के पास। फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस, रेफरेंस यही पे ले रहा है, इसी लाइन को रेफरेंस ले रहा है, ये जो लाइन है यही रेफरेंस है। तो अगर इसी लाइन पे रेफरेंस लो, क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बराबर होगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अगेन दो इक्वेशन, दो अननोन, P1 V2 नहीं पता, V1 V2 नहीं पता। ये P1 जो P1 P2 है ना,
ये भी अननोन है। इसी अननोन को पता करने के लिए यूट्यूब लगा हुआ है। ये जो यूट्यूब यहाँ लगा हुआ है ये P1 और P2 को पता करने के लिए लगा है। ठीक है, P1 और P2 को पता करने के लिए हमने क्या लगा के रखा है, यहाँ पे यूट्यूब लगा हुआ है। आ रही बात समझ में? ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ से रिलेशन निकाल लो पहले। रिलेशन क्या आएगा, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, V2 इधर है, इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके गया, प्रेशर को इधर ला दो, P1 माइनस P2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू P1 माइनस P2 बाई रो। ठीक है, देखो इसमें या तो V2 निकाल सकते हो या तो V1 निकाल सकते हो। V1 और V2 जो भी है किसी एक को कैलकुलेट करोगे, उसमें एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, फ्लो का कितना हो रहा है या वॉल्यूम फ्लो रेट कितना हो रहा है वो निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 से ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करो, V2 को रिप्लेस कर दो। इक्वेशन 1 से V2 को रिप्लेस कर सकते हो। तो V2 को रिप्लेस करोगे तो इतना होगा, A1 बाई A2 इंटू V1 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। V2 को रिप्लेस किया, V2 का जगह क्या लिखोगे, A2 इधर ला करके डिवाइड कर दो, तो A1 बाई A2 इंटू V2 माइनस V1 स्क्वायर, ये बराबर है किसके, 2 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो। अब तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ से V कॉमन आएगा, तो V जब कॉमन करोगे V स्क्वायर तो बचेगा क्या, A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1, इधर बचेगा 2 P1 माइनस P2 बाई रो। अब V1 कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। V1 जो होगा that will be equal to रूट ओवर 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो माइनस A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर होल स्क्वायर करके माइनस 1, ये वेलोसिटी देगा। लेकिन इससे पहले ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, P1 और P2 को रिप्लेस करेंगे। अब देखो समझना होता क्या, यहाँ पे V1 है, प्रेशर P1 है, यहाँ पे V2 है, प्रेशर P2 है। ठीक, तो देखो होता क्या है ना, ये जो हमने YouTube डिवाइस लगाया है ये P1 और P2 का रिलेशन डायरेक्टली बता देता है। P1 और P2 का रिलेशन कैसे बताएगा, होता क्या है कि यहाँ का प्रेशर अगर कम होगा, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, यहाँ का प्रेशर अगर कम होगा तो इस आर्म में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड राइज करेगा ना वो ज्यादा होगा। यहाँ से सुनो क्या बोल रहा हूँ, अगर P1 कम है, P1 कम है तो इधर का आर्म में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा वो ज्यादा राइज करेगा और इधर कम होगा। मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन में ऐसे रखोगे, समझ लो थोड़ा सा क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में अगर रखोगे ऐसे यूट्यूब कोई है इसमें अगर फ्लूइड डालोगे, ठीक है, अगर इस पे फ्लूइड रखा हुआ है तो जो हॉरिजॉन्टल लेयर होगा ना इसका और इसका सेम होगा। अगर इसको ओपन करके रखे हो दोनों साइड में, ठीक है, ये यूट्यूब था, ओपन है दोनों, ये एंड ओपन है, तो यहाँ का प्रेशर P0 और यहाँ का भी प्रेशर P0। तो जब दोनों पॉइंट पे प्रेशर बराबर होता है ना तो इस आर्म में जितना हाइट होगा फ्लूइड का वो, और इस आर्म में
जितना हाइट होगा फ्लूइड का वो बराबर होगा। अब करते क्या, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर इधर से कोई प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई करोगे, इधर से प्रेशर P अप्लाई करोगे, तो ये लेयर नीचे जाएगा, ये लेयर राइज करेगा। अगर इधर से प्रेशर मान लो P1 तुमने अप्लाई करा, तो ये जो लेयर है ना, ये नीचे जाएगा, ये लेयर राइज करेगा। यानी फाइनली जो लेयर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। जब प्रेशर तुमने P1 अप्लाई करा, तो ये लेयर नीचे आएगा और ये लेयर P0 ही रहने दो, जहां था वहां से ऊपर चला जाएगा। मतलब यानी इन दोनों लेयर में एक हाइट क्रिएट हो जाएगा स्मॉल एज के बराबर। पहले बराबर था, कोई दिक्कत नहीं था, लेयर सेम था। अभी क्या होगा, अगर इधर तुमने प्रेशर बढ़ाया, इस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाया, तो ये लेयर नीचे जाएगा, ये लेयर ऊपर जाएगा। या रिवर्स करोगे, इधर प्रेशर बढ़ाओगे तो ये लेयर नीचे जाएगा, ये लेयर ऊपर जाएगा। तो इन दोनों के बीच में इसका टॉप सरफेस और इसका टॉप सरफेस में एक हाइट दिखेगा। सेम जब इस डिवाइस में लगाते हैं ना, इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा ही कुछ दिखता है, क्योंकि प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड प्रेशर एट पॉइंट 2 दोनों अलग अलग होता है। दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा। और अगर ध्यान से हुए तो मैंने बोला था कि बर्नौली ने क्या बताया था कि जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो होगा, जैसे जैसे फ्लूइड क्या होगा, फ्लो होगा, तो प्रेशर का जो वैल्यू है, प्रेशर का जो वैल्यू है वो क्या होगा, कमेगा। जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो होता है, प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, कमता है। यानी प्रेशर 2 पे, प्रेशर जो है 2 पे कम है प्रेशर 1 से। मतलब P1 का जो वैल्यू है वो P2 से ज्यादा है। ठीक है ना। जैसे जैसे आगे जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, प्रेशर घटता है, तो P2 जो होगा P1 से कम होगा। मतलब यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है। तो यहाँ का ज्यादा प्रेशर है ना, तो यह फ्लूइड जो लेयर होगा वो नीचे की तरफ कंप्रेस हो जाएगा, नीचे दब जाएगा, और इधर दबा हुआ होगा, इधर राइज करा हुआ होगा। यहाँ पे लेवल कुछ ऐसा होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कितने के बराबर, एच के बराबर। और ये साफ साफ दिखता है, डिवाइस लगाते हैं, डिवाइस में ये सब दिखता है। अभी एक्सपेरिमेंट करोगे, स्कूल जाओगे तो ये सब पे एक्सपेरिमेंट होता है। ये दिखता है कि ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इधर दबा हुआ है और इधर से उठा हुआ है, दोनों लेयर का जो डिफरेंस है वो निकालोगे, वो एच है। और इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें पता है वेरिएशन इन डेप्थ हमने देखा ही था। वेरिएशन इन डेप्थ कैसे देखा था कि जो P1 माइनस P2 है, P1 माइनस P2 वो किसके बराबर होता है, रो जी एच के बराबर। वेरिएशन इन डेप्थ हमने देखा था, यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ का प्रेशर P1, नीचे की तरफ जाओगे P1 ज्यादा होगा, तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी एच। रो किसका, इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, इसलिए रो एम लिख रहा है। रो एम का मतलब होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब जो भी इक्वेशन है ना, जो भी तुम्हारा इक्वेशन है वो यहाँ पुट कर दो, काम बन जाएगा। तो P1 माइनस P2 की जगह पुट कर दो। सो एंड करके लिखना, एंड ये वाला वैल्यू ये दिखा देना, ये दिखाना जरूरी है। कॉपी जो होगा उसमें ये लिखना। आप क्या लिख सकते हो, सो V1 इज इक्वल टू रो टू, क्या था, P1 माइनस P2 बाई रो। तो P1 माइनस P2 की जगह क्या रखेंगे, रो एम जी एच डिवाइडेड बाई रो। रो किसका है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, रो एम किसका है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी, डिवाइडेड बाई A1 बाई A2 होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे सारी चीजें नोन होती है। जो फ्लूइड हमने यहाँ रखा है उसका डेंसिटी हमें पता है, मरकरी रखें तो मरकरी का डेंसिटी पता होगा। इसमें से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर का डेंसिटी हमें पता होगा, तो रो पुट कर देंगे, रो पुट कर देंगे। जो डिवाइस होता है
वेंचुरीमीटर उसका थ्रोट एरिया उसी पे लिखा रहता है, तो थ्रोट एरिया क्या है A2 है ना। ये जो एरिया है नॉर्मल एरिया, ये भी तुमको पता है, यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। एच कैसे दिखेगा, यहाँ पे ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जो U2 है, इसमें एच इधर कैलिब्रेशन करके रखते हैं, इधर स्केल लगा के रखते हैं, इधर स्केल लगा के रखते हैं, तो स्केल का रीडिंग ले लेंगे कि ये कितना लेयर है और ये लेयर कितना ऊपर है, फिर दोनों का डिफरेंस ला लेंगे और डिफरेंस से एच कैलकुलेट हो जाएगा। और जैसे ही एच पता चला हमें वेलोसिटी पता चल जाएगा, तो वेलोसिटी जो होगा v1 ये होगा। अगर v1 पता है तो v2 भी कैलकुलेट कर सकते हो कंटिन्यूटी इक्वेशन से। एंड वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट जो होगा Q दैट इज इक्वल टू व्हाट A1 B1, तो एरिया 1 से मल्टीप्लाई करो, एरिया 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिलेशन आएगा वो होगा A1 इंटू रूट ओवर 2 रो m बाई रो GH डिवाइडेड बाई A1 बाई A2 होल स्क्वायर माइनस 1। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, Q की जो वैल्यू होगी बस अरेंज करना है, अरेंज करोगे ये ऊपर चला जाएगा A1 A2 रूट ओवर 2 रो m बाई रो GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखना, अगर वेंचुरीमीटर से फ्लो पूछ रहा है, नॉर्मल एरिया देगा, थ्रोट एरिया देगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी देगा, फ्लूइड का डेंसिटी देगा, जी तो तुमको पता ही है, हाइट यूट्यूब से पता चल जाएगा, A1 A2 पता है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। तो ये दो एप्लीकेशन थे बर्नौली के, एक जिससे हम फ्लो रेट निकालते हैं किसी भी पाइप के थ्रू, और दूसरा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। चलो तो फिर आज के क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।